15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 ये वो तारीख है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और हम एक रिपब्लिक कंट्री बने। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आजाद होने वाले हम एक लौती कंट्री नहीं थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद डीकोलोनाइजेशन का एरा शुरू हुआ जिसके अंदर 62 कंट्रीज और आजाद हुई। यही नहीं, भारत के आजाद होने के ठीक एक साल बाद 1948 में साउथ कोरिया और इजराइल भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने थे एंड 1949 में चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान में अपना एक अलग देश बनाया। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम इन तीनों ही कंट्रीज की इकोनॉमीज की हालत भारत जैसी ही थी। लेकिन आज की डेट में ये तीनों कंट्रीज डेवलप्ड नेशंस की लिस्ट में काउंट होती है, जबकि हमारा देश आज भी डेवलपिंग कंट्रीज में काउंट किया जाता है और डेवलप्ड नेशंस की लिस्ट में आने में अभी हमें कम से कम 20 साल और लगेंगे, और वो भी तब जब हम हर साल 8 से 9% ग्रो करेंगे। ऐसे में ये जानना तो बनता है ना कि आखिरकार हमसे चूक कहाँ पर हुई जो हम इन कंट्रीज से इतना पीछे रह गए। अब देखा जाए तो भारत का जियोग्राफिकल एरिया इन तीनों ही कंट्रीज से बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया की हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है। इसके अलावा कास्टिज्म, कल्चर डाइवर्सिटी, लैंग्वेज बैरियर, इंटरनल पॉलिटिक्स, कंफ्लिक्ट विद नेबर्स और टेररिस्ट अटैक, ये वो रीजंस माने जाते हैं जिनकी वजह से हमें प्रोग्रेस करने में इतना ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन ये भी सच है कि आजादी के बाद हमसे कुछ और बड़े ब्लंडर्स भी हुए जो अगर नहीं होते तो आज की डेट में हम भी साउथ कोरिया और ताइवान की ही तरह एक डेवलप्ड कंट्री होते। मिस्टेक नंबर 5, एयर इंडिया। 1932 में बॉम्बे से कराची के बीच देश की पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ाई गई थी, जिसमें कोई पैसेंजर्स नहीं बल्कि 25 किलो चिट्ठियों को लेकर जाया जा रहा था और इसके पायलट थे जे.आर.डी. टाटा, जिन्होंने हमारे देश में एविएशन इंडस्ट्री की शुरुआत की। उस समय इस एयरलाइंस की एक टिकट की कॉस्ट 150 से 250 रुपए हुआ करती थी। एयर इंडिया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोनों को ऑपरेट कर रहा था और जल्द ही अपनी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी और रॉयल ट्रीटमेंट की वजह से लोगों के बीच पॉपुलर भी हो गई। लेकिन फिर आजादी के बाद 1953 में गवर्नमेंट एयर कॉर्पोरेशन एक्ट लेकर आई, जिसके अंडर उस समय देश की सभी 9 एयरलाइंस कंपनीज को एक में मर्ज कर दिया गया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। गवर्नमेंट ने एयरलाइंस कंपनीज को ये सोचकर नेशनलाइज किया था कि इसके जरिए वो इजीली सेक्टर के प्राइसेस को कंट्रोल कर पाएंगी, जिसकी वजह से उस टाइम के कई इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन नेहरू गवर्नमेंट से नाराज भी हो गए थे। इवन जे.आर.डी. टाटा भी खुद इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को लाना चाहिए, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जिन्हें इससे दूर रखा जाना चाहिए ताकि मार्केट ग्रो कर सके। जे.आर.डी. टाटा ने इस बारे में कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को हर बार निगलेक्ट कर दिया गया। इस टाइम की गवर्नमेंट के लिए सिर्फ इस एक फैसले की वजह से अगले 50 सालों के लिए इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की ग्रोथ पर फुल स्टॉप लग गया। सरकार का फैसला पूरी तरह से गलत नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम हम नए आजाद हुए थे और सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले ज्यादातर लोगों को इस इंडस्ट्री की खास नॉलेज नहीं थी। और बाद में बढ़ते पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और करप्शन की वजह से ये एयरलाइंस कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो गई। इतनी कि 2021 तक इस एयरलाइन कंपनी पर 62,000 करोड़ का कर्ज हो गया था, जिसकी वजह से एंड में गवर्नमेंट को इसे सेल करना पड़ा और एयर इंडिया वापस टाटा के पास आ गई। लेकिन यहाँ पर हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि एयर इंडिया की वजह से सरकार को सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ था, बल्कि इसने हमारे देश की ग्रोथ को भी स्लो कर दिया था। 1991 में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आने तक हमारे देश में एक भी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी नहीं थी, जिसकी वजह से ही आज की डेट में हमारे देश की एयरलाइंस कंपनीज इस मार्केट में इतना ज्यादा सफर कर रही हैं। अगर 1953 में गवर्नमेंट ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट लागू करने का फैसला नहीं लिया होता तो आज की डेट में हमारी एयरलाइंस कंपनीज को इतना सफर नहीं करना पड़ता और हम भी इंटरनेशनली कतर एयरवेज और इंपीरियल एयरवेज जैसी एयरलाइंस के साथ कम्पीट कर रहे होते और इस मार्केट में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुके होते। और इसके साथ ही हमारे देश में टूरिज्म और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री को भी बूम मिलता। मिस्टेक नंबर 4, बुलेट ट्रेन। रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये अपडेट दिया कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट यानी कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का लैंड एक्विजिशन 100% कंप्लीट हो चुका है। ये प्रोजेक्ट 2014 में शुरू हुआ था और अब ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कम से कम 4 से 5 साल का टाइम इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में और लगेगा। वहीं इसके अलावा हमारे देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर और काम होने वाला है।
यानी कि आने वाले कुछ सालों में हमारे देश के रेलवे सिस्टम की इमेज पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि बुलेट ट्रेन न केवल किसी भी नॉर्मल ट्रेन से 2 से 3 टाइम्स ज्यादा फास्ट होती है, बल्कि ये ज्यादा सेफ और सिक्योर भी होती है, जिससे अल्टीमेटली हमारे देश की प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज होगी और हम तेजी से ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पहली बार राजीव गांधी की सरकार में 1989 में प्रेजेंट किया गया था और इसे प्रपोज किया था उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर माधवराव सिंधिया ने, जिन्होंने दिल्ली से आगरा होते हुए कानपुर के बीच एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाने का प्रपोजल रखा था। और उस टाइम इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी पर किलोमीटर 4 करोड़ रुपीस। लेकिन उनके इस प्रोजेक्ट को पार्लियामेंट में ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट है। अब देखा जाए तो उस टाइम की परचेजिंग पावर के हिसाब से यकीनन ये कॉस्टली प्रोजेक्ट था, लेकिन अगर फिर भी उसी टाइम इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया गया होता तो न केवल इससे दिल्ली कानपुर के बीच का डिस्टेंस कम होता, बल्कि इन शहरों में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती और छोटे शहरों और रूरल एरियाज से मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों की तरफ होने वाले माइग्रेशन को भी इजीली कंट्रोल किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक बेहतर रेल सिस्टम होता, क्योंकि जो रेलवे सिस्टम हम अभी यूज करते हैं वो अंग्रेजों के टाइम से चला हुआ आ रहा है और हमारे देश के कई रेलवे ट्रैक्स तो ऐसे हैं जिनकी सालों से मरम्मत तक नहीं हुई है। यही नहीं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी इंडियन ट्रेन्स में एक बड़ा इशू है, जिसे इसके जरिए इजीली रिजॉल्व किया जा सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर साल रेलवे की वजह से 10,000 लोग मारे जाते हैं। 1980 से लेकर अब तक 10 डेडली रेल एक्सीडेंट देखने को मिल चुके हैं, जिनमें से एक तो पिछले साल उड़ीसा में ही हुआ था। नो डाउट कि रेलवे की डेवलपमेंट के लिए पिछले कुछ सालों में सरकार और रेलवे मिनिस्ट्री ने बहुत कोशिशें की हैं। बट डोंट यू थिंक कि जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2014 में पास किया गया, अगर वो 1989 में ही पास कर दिया गया होता तो आज हमारे पास में एक बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता। स्टेट नंबर 3, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ताइवान, साउथ कोरिया, हांगकांग और जापान, इन सभी कंट्रीज की सक्सेस के पीछे एक इंडस्ट्री रही है और वो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और वो इसलिए क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का की कंपोनेंट सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का 56% प्रोडक्शन ताइवान की कंपनी TSMIC करती है, जबकि 17% प्रोडक्शन साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग करती है। पर इस मार्केट में हम कहां पर स्टैंड करते हैं? रिसेंट ईयर में गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कई न्यू प्लान्स और इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस की। बट इस बात को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि लास्ट 75 इयर्स में हमें कई मौके मिले थे जब हम इस मार्केट में एंटर कर सकते थे। पहला मौका तो 1960 में ही मिल गया था, जब इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी फेयरचाइल्ड ने हमारे देश में एक सिलिकॉन प्लांट ओपन करने का प्रपोजल रखा था। बट उस टाइम के गवर्नमेंट पेपर वर्क में हुए डिलेज और लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से इस कंपनी ने अपना प्लांट इंडिया के बजाय मलेशिया में शुरू किया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी चूक थी। वहीं 1962 में इंडिया चाइना वॉर के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने फाइनली इंडिया में सिलिकॉन प्लांट्स ओपन किए और उस टाइम इस कंपनी के ट्रांजिस्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और जल्द ही ताइवान, चाइना और साउथ कोरिया ने भी इस मार्केट में एंटर किया और लो रेट में हाई क्वालिटी इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने लगी, जिसकी वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को काफी लॉस फेस करना पड़ा और उसके कई प्लांट्स तो बंद तक हो गए। लेकिन अगर उस समय की सरकार ने कंपनी के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया होता तो आज की डेट में ये कंपनी भी इंटरनेशनली दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ में कम्पीट कर रही होती। 1984 में मोहाली में सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी ओपन की गई, जहां पर 5000 nm प्रोसेसर मैन्युफैक्चर किए जाते थे और उस टाइम हम इस सेक्टर में सिर्फ 2 जनरेशन पीछे रह रहे थे। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि तब तक ताइवान ने भी चिप बनाना शुरू नहीं किया था। ताइवान की कंपनी TSMIC 1989 में ओपन हुई थी, यानी कि SCL प्लांट के शुरू होने के 5 साल बाद। लेकिन जिस साल ताइवानी कंपनी ने चिप बनाना शुरू किया था, उसी साल भारत के SCL प्लांट में भयंकर आग लगी, जिसमें ये पूरी तरह जलकर राख हो गया। लेकिन यहाँ पर आग लगना उतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं थी जितना बड़ा ब्लंडर गवर्नमेंट ने इस प्लांट को दोबारा ओपन ना करके किया। SCL प्लांट को दोबारा शुरू होने में ऑलमोस्ट 11 साल लग गए और उसके बाद भी इसकी डेवलपमेंट को गवर्नमेंट लगातार निगलेक्ट करती गई, जिसकी वजह से ही आज हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 12 जनरेशन पीछे चल रहे हैं। मिस्टेक नंबर 2, इलीगल माइग्रेंट्स डिटेंशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983। इलीगल इमिग्रेशन हमारे देश में आजादी के बाद से ही एक बहुत बड़ा इशू रहा है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ स्लो हुई और आज तक हमारी सरकारें इसे टैकल करने में फेल रही है।
1979 से 1983 के बीच असम की स्टूडेंट यूनियंस और पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर असम मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसे असम अकॉर्ड भी कहा जाता है। ये मूवमेंट उन इमिग्रेंट्स को देश से बाहर निकालने के लिए था जो दूसरी कंट्रीज से इलीगली आकर यहाँ पर रह रहे थे। अब सरकार चाहती तो सीधे सीधे द फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, द पासपोर्ट एक्ट 1920 और द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के जरिए इन इलीगल इमिग्रेंट्स की पहचान कर इन्हें वापस उनके देश भेज सकती थी। पर उस समय की सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसकी बजाय असम में एक नया एक्ट लेकर आई जिसे कहा गया इलीगल माइग्रेंट डिटेंशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983, जिसके मुताबिक 25 मार्च 1971 के बाद भारत आए इलीगल इमिग्रेंट्स को उनके देश वापस डिपोर्ट किया जाना था। लेकिन इसमें इतने ज्यादा फ्लॉज थे कि इसके जरिए माइग्रेशन कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद रिटायर्ड जजेस की एक कमेटी सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद इस बात पर फैसला लेती थी कि जिस आदमी पर इलीगल माइग्रेंट होने का आरोप लगा है वो इंडियन है या फिर विदेशी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आरोपी जाली डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बच जाया करता था, और जिन केसेस में इलीगल माइग्रेशन प्रूव भी हो जाता उनमें से भी सिर्फ बहुत ही कम लोगों को उनके देश वापस रिपोर्ट किया जाता। अब इस इश्यू को बार बार यहाँ के लोकल्स ने दोबारा रेज करने की कोशिश भी की, लेकिन वोट्स के लालच में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल माइग्रेशन को छूट देती चली गई। पर फिर 2005 में फाइनली असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और करंट सेंट्रल मिनिस्टर सुरबिंदो सोनोवाल ने इस एक्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, और फिर सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद ये माना कि इस एक्ट में बहुत सारी खामियां हैं और ये एक्ट उस काम को करने में पूरी तरह से फेल रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया था। स्टेट नंबर 1, हाजीपीर पास। 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद डिक्लेरेशन यानी कि ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, जो कि वैसे तो अपने आप में एक बड़ा फेलियर रहा, लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर था इस एग्रीमेंट के अंडर हाजीपीर पास को पाकिस्तान को लौटा देना, जिसे 1965 की वॉर में हमारे सोल्जर्स ने बड़ी बहादुरी से जीता था। एलओसी से हाजीपीर पास का डिस्टेंस सिर्फ 8 किलोमीटर का है और इस रूट के जरिए पुंछ और कश्मीर का डिस्टेंस भी सिर्फ 56 किलोमीटर का रह जाता है, जबकि जो रूट अभी पुंछ और कश्मीर को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है उसके बीच का डिस्टेंस 600 किलोमीटर का है। इसके अलावा ये पास यहाँ पर रजौरी, पुंछ और उरी जैसे हाईली सेंसिटिव जोन्स को भी आपस में कनेक्ट करता है। यानी कि अगर हाजीपीर पास अभी भी हमारे पास होता तो इससे हमारी मिलिट्री के लिए एलओसी बॉर्डर पर सिक्योरिटी को मॉनिटर करना और भी ज्यादा आसान हो जाता, साथ ही इससे टेररिस्ट अटैक्स को रोकने में भी हेल्प मिलती। और वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर टेररिस्ट ग्रुप यूजुअली इसी पास के जरिए भारत में एंटर करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने हाजीपीर पास को नेगोशिएशन टेबल पर चुम सेक्टर के बदले गवा दिया, वो चुम सेक्टर जिसे 1971 की वॉर में पाकिस्तान ने दोबारा कैप्चर कर लिया था, लेकिन हम हाजीपीर पास को दोबारा नहीं पा सके। तो ये थी वो 5 मिस्टेक्स, अगर जो हमने नहीं की होती तो आज हमारी जीडीपी और बेटर कंडीशन में होती और शायद हम एक डेवलप कंट्री की लिस्ट में भी होते। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके अलावा और वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है अगर हमने पास्ट में नहीं की होती तो आज हम एक डेवलप कंट्री होते। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले।